So the question is, why does increased level of the nutrients in the water affect the survival of aquatic organism? Yes. Who will tell me why the survival of the aquatic, why the increased level of nutrients? Yes, eutrophication. Explain the eutrophication. Yes, Rhythm. When the fertilizers and pesticides they are washed away and find a way to enter the water bodies, these nutrients of fertilizers and pesticides increase the growth of microorganisms such as weeds and algae, which is responsible for the which is responsible for the consuming of large amount of nutrients of large amount of dissolved oxygen from the water, and that's why the death of the algae and the weeds it can be reduced. And if there is a loss of dissolved oxygen in the water, the this can affect the life of aquatic animals. Any more point? So बेटे सी क्या होता है, अपने आप लिखोगे, आप समझोगे बस, ठीक है। मेच्योर हो रहे हो, नेट से आपको सब कुछ मिलता है, समझा करो हर क्वेश्चन का मतलब। वो कह रहे हैं जी, व्हाई डज द इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन द वाटर इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब हमने एक यूट्रिफिकेशन पढ़ी थी, ठीक है। वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स का लेवल बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, एल्गी ब्लूम नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा एल्गी ग्रो करता है। अब जब ये एल्गी खत्म हो जाएगा, मतलब डीकम्पोजर्स आएंगे इनके ऊपर, ठीक है। डीकम्पोजर्स आएंगे तो क्या करेंगे, इन एल्गी को डीकम्पोज करने के लिए एरोबिक ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेस वॉइस बेटे, वॉइस का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आई कैन रिमूव द मार्क्स। क्या पजल्ड क्यों? क्लोज दैट गाइड, बंद करो, समझा करो। तो समझो ना, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम बस। ध्यान से समझो बेटे, ये क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर इफेक्ट द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। कहते जब वाटर बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो वाटर जो एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका सर्वाइवल हार्ड क्यों हो जाता है। अब पानी में क्या गए, फर्टिलाइजर्स गए, वो न्यूट्रिएंट्स थे। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उनकी हेल्प से ऐसे प्लांट, ऐसी चीजें ग्रो, एल्गी ग्रो करनी शुरू करी। एल्गी ग्रो करगी, वो काई देखिए पानी में, वो एल्गी होती है, वो एल्गी ग्रो करगी। जब एल्गी ग्रो करगी, then this algae will die one day and it will act as a food for decomposers. So when it will be acting as a food for decomposers,
जब हम खाना खाते हैं या कुछ कोई भी खाना खाता है तो प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेशन। इसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है, तो यू आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. If there is lot of algae, that algae will, when this algae will die, it will act as a food for decomposers, and decomposer thus use the oxygen from the water, and thus oxygen in the water will be less. That is known as biological oxygen demand बढ़ जाती है water में. तो aquatic animals को ऑक्सीजन कम मिलती है, तो aquatic animals का सर्वाइवल कम हो जाता है. मैम हम ये भी लिख सकते हैं अगर देयर इज, मैम अगर लॉस हो गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, इसकी वजह से फिशेस है वो डाई हो जाते हैं ड्यू टू सफोकेशन. सफोकेशन भी लिखोगे. आप फर्स्ट पॉइंट यही लिखोगे बेटे कि एल्गी ब्लूम के कारण देयर इज अ सफोकेशन, पहला पॉइंट. फिर जब एल्गी की डेथ होती है तब क्या होता है, तो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे आपके. ठीक है, पहले एल्गी ग्रो करेगा, उसके कारण देयर विल बी सफोकेशन. फिर एल्गी जब डाई करेगा तब डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे. तो 2 पॉइंट यू कैन राइट. डन. बताओ आंसर. हाँ जी, व्हाट इज आंसर ऑफ द एमसीक्यू? ऑल ऑफ यू हैव सर्च इट. Yes. So the answer is nitrogen. From today, we will start revising the chapters as the syllabus is finished. And first chapter we are revising is combustion and flame. आप चैप्टर थोड़ा रीड खुद से करके आया करोगे कि हम क्वेश्चंस कर सकें ज्यादा. ठीक है. सो आई विल बी आस्किंग यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस कि आपकी तैयारी हो सके. ओके. We are starting revising the chapter combustion and the flame, and your homework is to complete the chapter. That is. सुनो, आपने सुनना है बस. ठीक है, चलो. So the chapter combustion and flame starts with what is combustion. combustion क्या है? जब भी कोई substance burn होता है and it will. What is combustion? ठीक है, it is the process of burning of a substance. सुनो सुनो, लो इधर बुक्स, और घर जाके रीड करोगे और ओरल टेस्ट हुआ करेगा बस आपसे. ठीक है. Tomorrow also we will be revising this chapter. On Monday also we will be revising the same chapter, and you will be having the test of this chapter, oral test. 3 days combustion and flame chalega. Okay. So listen to me carefully. What is combustion? A combustion is a chemical reaction first. It is not a physical reaction. Now what is a chemical reaction? The chemical reaction in which new substance is formed. So in the combustion also a new substance is the form. जो combustible substances होते हैं बेटे, it may be either diesel, petrol, kerosene, LPG, wood, CNG, जो भी हैं, ये सब कार्बन के बने होते हैं. They are all carbon compounds.
ठीक है। और जनरली इनके साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती है। जैसे हम सीएनजी की बात करें तो ये मीथेन है, अगर एलपीजी की बात करूं तो इसमें प्रोपेन है। मतलब इसमें ये ज्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, समझ आ रही है। और ये सारे कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं और आपको क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। मतलब हो क्या रही है बेसिकली इनकी ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन में प्रेजेंस में यू आर गेटिंग जनरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड गिविंग यू हीट एंड लाइट। फिर क्वेश्चन था कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कंबशन। यस इट इज अ स्लो कंबशन, क्योंकि इसमें हमें हीट मिलती है। तो अगर आप नो भी लिख के आते हो तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, मगर यू हैव टू जस्टिफाई इट। बोथ द वे आंसर इज करेक्ट बिकॉज इन बोथ ऑफ डायरेक्शन ऑक्सीडेशन इज गोइंग ऑन। ठीक। नाउ क्वेश्चन राइजेस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू योर बुक। नेक्स्ट टॉपिक। So combustible substance is that which catches fire, which burns in presence of oxygen. Non-combustible substance which doesn't catch fire, which doesn't burn in the presence of oxygen to giving heat and light. Example, brick जो मर्जी देते रहो. Wood is a combustible substance. जो भी बेटे हीट को गर्म वो भी हो जाता है। एग्जाम्पल तो ग्लास, कैन गिव ग्लास, ब्रिक जो मर्जी देते रहो। ओके सो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंबशन। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन है टुडे आई विल स्पीक, tomorrow you will speak and I will be quiet giving you the questions. That's the way I am teaching. One day I will give you quick revision, the next 2 days there will be oral test. Okay, now today you will listen to me only. Maybe I can't help it why my voice is shrinking. So next point is what are the condition for the combustion. पहले तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना जरूरी है। देयर शुड बी ए कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसको हमने आग लगानी है, वही ना होगा तो आग किसको लगेगी। देयर मस्ट बी ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। सेकंड, देयर मस्ट बी सपोर्टर ऑफ कंबशन, ऑक्सीजन होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तब भी नहीं आग लगेगी। और उसके बाद it should reach its ignition temperature. हमने एक्टिविटी करी थी, फिल्टर पेपर को ऐसे रखा था तो आग पकड़ ली थी, फिल्टर पेपर को गीला किया था तो आग पकड़ी नहीं थी, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुंचा ही नहीं था। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट क्या है कि आपके पास कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा, अब कई चीजों को कैंडल से आग नहीं लगती। घर में हमने वुड जलाई है, लोहड़ी पे जलाते हैं तो माचिस की तिल्ली लेके खड़े रहो, ऐसे करते हैं, वो नहीं जलेगी। और ये कैरोसिन को बस एक तिल्ली की जरूरत है, जस्ट यू विल गिव कैरोसिन ऑयल और ऐसे करते वो आग लग जाती है। तो कैरोसिन ऑयल का इग्निशन टेम्परेचर कम है, जल्दी गर्म हो जाएगा, और यही वुड को हमें टाइम लगेगा। तो वुड को तो पूरा हमें इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए कभी कभी हमें कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल डालना पड़ता है। ठीक। सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर और स्टार्ट बर्निंग। सबसे कम टेम्परेचर जहां पे वो स्टार्ट करता है बर्न। हायर टेम्परेचर पे तो बर्न कर ही लेगा। अब पेट्रोल है, माचिस की तिल्ली से तो पकड़ लेता है आग, दैट इज लोएस्ट टेम्परेचर। ये एलपीजी है, एक लाइटर की स्पार्क से ही आग पकड़ लेती है।
दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर। मगर अगर आप बर्निंग वुड ले जाओ उसके बाद वो तो हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया ना उसका। तो सबसे कम टेम्परेचर जिसपे कोई आग पकड़ लेता है दैट इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो जितना जिसका कम टेम्परेचर होगा वो जल्दी आग पकड़ेगा। जैसे कि एलपीजी एक स्पार्क से पकड़ लेती है, दैट हैज द लोएस्ट टेम्परेचर। ओके, नाउ नेक्स्ट, according to the NCERT I am moving, there is a box that is forest fires। तो हमें पता है कि समर्स में ये फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा है क्योंकि समर में ड्राई होती है सारी, तो इग्निशन टेम्परेचर जल्दी अटेन हो जाता है एंड फॉरेस्ट फायर्स होती हैं। तो यू शुड नो अबाउट दिस। देन हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक, वी हैव डन द हिस्ट्री ऑफ मैस्टिक। मैस्टिक में क्या था? यस, फॉस्फोरस। और who will tell me what is present in the mastic? Yes, Rhythm. Antimony trisulfate, white phosphorus, And potassium chlorate. potassium. So there are three chemicals in the Yes. mastic, that is antimony trisulfide, potassium chlorate। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये इंटरनल है अब, ठीक है। और फॉस्फोरस, पहले क्या था कि ये जैसे किसी चीज से टकराती थी वैसी आग पकड़ती थी, मगर हमने इन केमिकल्स को अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आधा केमिकल हमने मैस्टिक पे पहुंचा दिया, आधे केमिकल हमने इसकी वो स्लाइड जहां पे हम रगड़ते हैं उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। जब आप उसको रगड़ते हो तो देन इट विल कैच द फायर। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद हमने किया इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। व्हाट आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस? वो सब्सटेंस जो कि फायर इमीडिएटली कैच कर लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल। फिर हमने डिफरेंट वेज करी कि फायर को कैसे हमें एक्सटिंग्विश करने चाहिए, ठीक है। तो वाटर एक्सटिंग्विश कर सकते हो, मगर वाटर से वैसी फायर्स हम एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते जिनमें हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा होता है। जैसे कि अगर फायर लगी हो ऐसी बिल्डिंग में जो वायरिंग के कारण लगी हो, तो अगर वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप वाटर डालोगे तो फायर एक्सटिंग्विश नहीं होगी। समझ आ रही है? जनरली हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज ए ब्लैंकेट, और वो अंदर नहीं जाने देती जो हमारे जो यू नीड अ दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन कंबस्टिबल सब्सटेंस तक पहुंचती ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट एज अ ब्लैंकेट। या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड की फॉर्म में यूज करते हो, या हम कैसे यूज करते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं सॉल्यूशन, वी हैव डन इन द क्लास। सोडियम कार्बोनेट में एक छोटी सी बोतल डाली जाती है जिसमें एसिड होता है। जब आग लगती है वो फायर एक्सटिंग्विशर दीवार के साथ जोर से मारा जाता है, तो वो एसिड की बोतल ब्रेक कर जाती है। अब वो एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। अब जब वो रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, तो उससे क्या हो जाती है, आपकी फायर एक्सटिंग्विशर हो जाती है, एक्सटिंग कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एट ए टाइम। क्योंकि लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो बेटे, एक चीज लिक्विड में पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड बनाया और उसके बाद सिलेंडर में पैक किया, बहुत मुश्किल है। और एक हमने क्या किया, हमने एट ए टाइम कार्बन डाइऑक्साइड बनाई जब रिक्वायर्ड थी, दैट इज मोस्ट इजीएस्ट द वे। तो जो आजकल फायर एक्सटिंग्विशर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मेन सिलेंडर में सोडियम कार्बोनेट होता है या कोई भी कार्बोनेट, और उसमें छोटी सी एक बॉटल डाली जाती है जिसमें एसिड होता है, और जब उन्होंने आग बुझानी होती है
तो वो फायर एक्सटिंग्विशर को जोर से दीवार से मारते हैं, वो जो अंदर बॉटल है वो टूट जाती है, वो एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, उसी टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, फिर वो आग बुझाने के लिए यूज हो जाती है। और कौन सा मेथड है? सैंड से भी आप फायर को एक्सटिंग्विशर की तरह यूज कर सकते हो, सैंड को, वाटर को, मगर कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट वे, क्योंकि वाटर से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके बेटे, सो दीज आर सम ऑफ द वेज हाउ टू कंट्रोल द फायर्स. Now we have done type of combustion. So there is rapid combustion, spontaneous and explosion. तो रैपिड कंबशन में क्या होता है? वो रैपिड फटाफट से आग जलती है, जैसे फॉस्फोरस की, रैपिडली कैचेस फायर. स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था बेटे. स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो चीज अपने आप हो जाए, या थोड़ी सी ही आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़े. जैसे कि पानी हिल से नीचे अपने आप होता है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. पानी को अगर आपने ऊपर से नीचे फेंकना होगा ना, तो आपको जोर नहीं लगेगा, मगर यही पानी को आपने नीचे से ऊपर चढ़ाना है ना, तो आपको मोटर चलानी पड़ेगी, और जैसे ही आप मोटर बंद करोगे पानी चढ़ना बंद हो जाएगा, हो जाएगा. मगर अगर ऊपर टैप लगी है, टैप भी नहीं लगी, अब वैसे कोई होल कर दो, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा. अब नीचे से ऊपर चढ़ाना, जितने मर्जी होल कर दो, ऊपर नहीं जाएगा. वो जाता है पानी, मोटर के साथ पाइप कनेक्टेड है, ठीक है, नीचे पानी है, ऊपर चढ़ेगा? ऊपर पानी है और पाइप कनेक्टिंग है, अपने आप नीचे आएगा कि नहीं आएगा? उस तरह की चीजों को बोला जाता है बेटे स्पॉन्टेनियस, जो कि अपने आप हो जाए, या थोड़ा सा ये मतलब थोड़ी सी इनिशिएशन की जरूरत हो. जैसे कई बच्चे जिनको कहने की पढ़ लो बस, वो अपने आप पढ़ लेते हैं, या उनके दिमाग में होता है कि हमने पढ़ना है. और कई बच्चों के ऊपर सिर पे बैठती है मम्मी, तब तक जब तक वो बैठे रहते हैं तब तक ही पढ़ाई होती है, और जब मम्मी उठ जाएंगी पढ़ाई होना बंद. वो होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. और स्पॉन्टेनियस वो होते हैं जिनको एक बारी मम्मा कह दें पढ़ो, हाँ जी मम्मा, गेटिंग माई पॉइंट. तो स्पॉन्टेनियस का है जो विदाउट एनी एप्लीकेशन हो, बर्स्ट हो जाए. और जब ये बर्स्ट, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में आपको आवाज भी आए और एक्सप्लोजन भी हो, जैसे क्रैकर्स में, तो इसी रिएक्शन को एक्सप्लोजन कहा जाता है. ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एनहांसमेंट हम कह देते हैं, ठीक है. स्पॉन्टेनियस होती है अपने आप, जो रिएक्शन अपने आप हो जाए. अब जब ये रिएक्शन एक्सप्लोजन का रूप ले लेती है तो इट इज नोन एज एक्सप्लोजन. यस जन. मैम हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर. यस, सब कुछ जो आपकी बुक में गिवन है बेटे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है आपने. ओके. उसके बाद बेटे हमने फ्लेम किया था, वी हैव डन फ्लेम. तो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लेम. चलो डायग्राम करने से पहले टेल मी व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लेम. सबसे गर्म कौन सा होता है? Innermost, outermost, and middlemost. In the outermost zone. Why? So we have done the diagram of the flame like this. This is wick, this is innermost zone. This was our middle zone.
This was our outermost zone. ठीक है, अब जो जोन बाहर है, मैं बाहर से अंदर की तरफ एक्सप्लेन करूंगी बेटे। जो जोन बेटे बाहर है तो उसको ऑक्सीजन की पूरी मिल रही है। आप खुद सोचो कि लेयर्स बने हुए हैं, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, क्या कर रहे हो? जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो एटमॉस्फेयर पे ज्यादा कांटेक्ट में है। अब जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है उसको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, isn't it? जिस चीज को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है वो कार्बन पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगी, उसमें हीट एंड लाइट भी पूरी मिलेगी। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो कंप्लीट हीट एंड लाइट मिलेगी। और सबसे आउटर मोस्ट जोन इज अ हॉटेस्ट जोन। बेटे वॉइस इज नॉट क्लियर, ऑल द स्टूडेंट्स आर सेइंग। इसी क्लास में प्रॉब्लम है, सारी क्लास में? बहुत बच्चों ने लिखा, वेदर चेंज होता है ना तब हो जाता है। चलो, तो आउटर मोस्ट जोन है कंप्लीट कंबशन। तो एक क्वेश्चन भी आया था आपको कि गोल्ड स्मिथ कौन सा जोन यूज करता है, तो हम करते हैं आउटर मोस्ट जोन यूज करता है। और एक रमेश और एक और क्वेश्चन था जिसमें रमेश ने तो आउटर मोस्ट जोन यूज किया था और शायद अबीदा थी जिसने इनर मोस्ट जोन यूज किया था। तो आपसे पूछा गया था कि किसका बीकर जल्दी गर्म होगा, तो जिसने आउटर मोस्ट जोन यूज किया था। ठीक है बेटे, आउटर मोस्ट जोन में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगी उतना वो हॉट होगा। अब थोड़ा सा अंदर आ जाओ मिडल जोन में। मिडल में तो इनकम्प्लीट है, मॉडरेट कंबशन है, मतलब पूरी की पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली, नहीं मिली तो ये क्या होगा, मॉडरेटली हॉट होगा। ठीक है, और लास्ट वाला जोन क्या हो जाएगा, कोल्डेस्ट जोन हो जाएगा। इसमें तो कंबशन होने की चांसेस ही बहुत कम होते हैं क्योंकि अंदर तक ऑक्सीजन जाती नहीं है। यहाँ पे तो अनबर्न्ड कार्बन बच जाती है, कार्बन ब्लैक। कभी कभी आप बर्तनों में, मैंने एग्जांपल तब भी दी थी आपको, इफ यू रिमेम्बर, कि आपने बर्तनों के नीचे कार्बन कार्बन ब्लैक कलर की देखा होगा। कभी कभी बर्तन घर पे मम्मा खाना बनाते हैं ना तो नीचे से बर्तन काले होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो बर्नर्स हैं उसके होल्स हो जाते हैं क्लोज्ड। खाना बनाया, सब्जी गिर गई, होल हो गए क्लोज। अब होल जब क्लोज हो जाते हैं, जो एलपीजी है उसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिलती नहीं है। एलपीजी है क्या, कार्बन का कंपाउंड, उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो वो कंप्लीटली बर्न नहीं करेगी। जब वो कंप्लीटली बर्न नहीं करती, आपको कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता नहीं है, तो बीच में क्या रह जाती है, कार्बन। क्या रहती है, कार्बन। अब ये जो कार्बन है काली काली, वो नीचे जमना शुरू हो जाती है। इन द सेम वे ये भी है कि आउटर मोस्ट जोन में तो पूरी ऑक्सीजन है, इनर मोस्ट जोन में तो है ही नहीं है। तो ये अगर जोन में हम कुछ लेके जाएंगे तो हमारा वो चीज ब्लैक ब्लैक होना, घर पे करके देखना, फ्लेम जलाना, इनर मोस्ट जोन में अगर कुछ आप कुछ लेके जाओगे ना उसके आसपास काला काला जमना शुरू हो जाएगा। अब यही अगर आउटर मोस्ट जोन उठाओगे तो ये नहीं, कुछ नहीं था, कुछ किया था हमने फैन।
ठीक है। तो आउटर मोस्ट जोन देखो, आउटर मोस्ट देखना जाके ब्लू ब्लू नजर आएगा, ब्लू ब्लू, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। यस रिदम। मैम बुक में क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट द campfires must be completed extinguished before leaving a forest after a picnic or a योर visit. वॉइस इज नॉट सो मच क्लियर, या तो माइक पीछे करके बात करो, या चैट बॉक्स पे लिखो। ओके मैम। मैम क्वेश्चन है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट campfires must be completed extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. योर वॉइस एक आप मैम बॉक्स में राइटर दिखा तो कैंप फायर तो मुझे समझ आ गई, आप कुछ बोल रहे हो, यू सेइंग अबाउट सम कैंप फायर, है ना? यस राइट डाउन, मैम। आई एम रीडिंग इन द चैट बॉक्स, राइट डाउन। तो बेटे अब हमने क्या सीखा भी, सबसे अंदर वाला जोन इन बर्न, यहाँ पे बर्निंग नहीं होती है, इट इज इनकम्प्लीट, या कंबशन होती नहीं, यहाँ बर्निंग ही नहीं होती है। ये वाला जो मिडल जोन है, यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होती है, और यहाँ पे क्या होती है? कंप्लीट। कंप्लीट कंबशन होगी तो आपको क्या मिलेगी? ज्यादा हीट एंड लाइट। इनकम्प्लीट होगी तो कम मिलेगी, और जहां पे होगी नहीं उसमें क्या मिलना है आपको? कार्बन ब्लैक मिलेगा। व्हाट द पॉइंट? उसके बाद हमने बात करी थी बेटे कैलोरीफिक वैल्यू की। क्या होती थी कैलोरीफिक वैल्यू? अब अगर मैं 1 किलो 1 kg 1 किलोग्राम और वुड रख दूं आपके सामने, और 1 किलोग्राम आपके सामने पेट्रोल रख दूं, तो कौन ज्यादा हीट देगा? यही कैलोरीफिक वैल्यू है कि 1 kg ऑफ कोई भी फ्यूल कितनी हमें हीट देता है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हमें वो फ्यूल वो अच्छा ही है हमारे लिए जो 1 किलो बहुत ज्यादा हीट दे, और एक को हम बर्न कर रहे हैं जो 1 किलो बहुत कम हीट दे रहा है। ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन हम यूज करना चाहते हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी आ रही है, मगर हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, उसको स्टोर करना, मगर हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। तो हम ये ट्राई कर रहे हैं साइंटिस्ट कि हाइड्रोजन यूज क्यों ना करा जाए, क्योंकि जब वो उसकी कंबशन होगी तो हमारे व्हीकल्स रन कर सकते हैं, मगर इट कैन कैच फायर इजिली, तो ज्यादा रन करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें 1 किलो हम एलपीजी क्यों यूज करनी शुरू कर दी? एक तो वुड से धुआं बहुत होता था, उसका ऐश बहुत है, उसकी स्मोक बहुत है, डिफॉरेस्टेशन बहुत है, दूसरा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है। 1 किलो वुड बर्न करते हैं तो कुछ नहीं होएगा, 1 kg ऑफ एलपीजी बर्न करेंगे तो इतनी सारी हीट निकल जाती है। तो दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू कि 1 किलो किसी भी फ्यूल का जब हम बर्न करते हैं तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट देता है वो, दैट इज अ कैलोरीफिक वैल्यू। एंड ये डिफरेंट जो सब्सटेंस है, ये डिफरेंट फ्यूल्स हैं, उनकी डिफरेंट कैलोरीफिक वैल्यू होती है। यस बट इट इम्पोर्टेंट रिमेंबर कैंप, यस बेटे यू मस्ट एक्सटिंग्विश द कैंप फायर्स, क्योंकि कैंप फायर्स में अगर वहां पे बर्निंग रह जाए तो इट मे कॉज द फॉरेस्ट टू बर्न, और यहाँ पे अगर मार्शी एरियाज हो या कुछ ऐसे हो तो इट कैन कैच फायर। So tomorrow, from tomorrow we will do MCQs and other questions.